गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले हम पढ़ा चुके हैं इसको, इस चैप्टर में आप लोगों को डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोरेशन तक पढ़ा चुके हैं और इसके बाद आप लोग को लेट्स रिकॉल बनाने के लिए दिए थे, आप लोग उसको मिला लीजिएगा जिसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को सही करना है। पहला है प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, तो स्टेटमेंट्स क्या है? फॉल्स है, क्योंकि प्लांट्स लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। दूसरा है सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्लावर, सीड्स जो है फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं, नहीं, सीड्स किसके अंदर मौजूद है? फ्रूट्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नंबर थर्ड, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, रूट जो है मिट्टी से ही पानी और मिनरल्स को लेते हैं, तो ये सेंटेंस क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नंबर फोर्थ, आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड इज ए कॉल्ड सीडलिंग, आउटर कवरिंग को सीडलिंग नहीं कहते, सीड कोट कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, रॉन्ग है। 5 नंबर, कोकोनट एंड लोटस सीड्स आर डिस्पर्सेड बाय विंड, फॉल्स है, क्योंकि कोकोनट और लोटस को किसके द्वारा डिस्पर्सेड होते हैं? वाटर के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। दिस इज कंप्लीट। अब हम लोग आगे आएंगे और पढ़ेंगे कि प्लांट के और कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके द्वारा ये प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हम लोग सीड्स के द्वारा पढ़ चुके हैं, अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टीम, पौधे जो हैं वो स्टीम के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे? सम प्लांट्स लाइक रोज, हैबिस्कस एंड मनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टीम कटिंग, आप लोग घर में खुद भी लगाते होंगे, अड़हुल का पौधा हो, रोज का पौधा हो या फिर मनी प्लांट हो, इन सभी पौधों को आप स्टीम कटिंग करके लगाते हैं, उसके स्टीम से काट के ले आते हैं और नई जगह पे लगा देते हैं और पौधा निकल आता है, नया पौधा। द प्लांट्स फ्रॉम विच द स्टीम इज कट इज कॉल्ड द मदर प्लांट, किस प्लांट से स्टीम को काटा जाता है? मदर प्लांट से काटा जाता है, और उसी स्टीम को हम लोग सॉइल के अंदर लगाते हैं, सोन करते हैं। स्टीम कटिंग इज प्लांटेड इन द सॉइल, स्टीम जो कट कर हम लाते हैं उसको मिट्टी में लगाते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ समय बाद द स्टीम कटिंग ग्रोन इनटू ए न्यू प्लांट, वो स्टीम कटिंग हिस्सा जो है वो एक नए पौधे का रूप ले लेता है और इस प्रकार से प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टीम हो जाता है। इसके बाद नीचे लिख रहा है पोटैटो, और ये बहुत सारी सब्जियां भी हैं, पोटैटो, ओनियन एंड जिंजर आर स्टीम्स ऑफ प्लांट विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, पोटैटो भी, ओनियन भी, जिंजर भी, ये सब भी स्टीम के द्वारा ही लगाया जाता है। पोटैटो ऑलमोस्ट स्टीम ही है, जो हम पोटैटो खाते हैं वो स्टीम ही है। ए पोटैटो हैज बर्ड्स ऑन इट, पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो में अंकुरन निकला हुआ रहता है, आपने देखा होगा पोटैटो, आलू को जब ये सीजन आ गया है तो अब उसमें से एकदम वाइट वाइट जैसा निकल गया, जैसे कि इस आप फिगर में देख रहे हैं। इसको आइज भी कहा जाता है। एनी पार्ट्स ऑफ पोटैटो बियरिंग एंड आइज कैन ग्रोन इनटू ए न्यू प्लांट, किसी भी पोटैटो के हिस्से को काट के लगाया जा सकता है, जहाँ पर बर्ड्स हो, अंकुरन जहाँ पर निकला उसको काट के भी लगाया जाता है, तो पोटैटो का नया पौधा तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स, प्लांट्स रूट के माध्यम से भी ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? द सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, टर्निप एंड डहलिया स्टोर फूड इन देयर रूट्स, ये पौधे जो हैं अपना भोजन जो है किस में स्टोर करते हैं? रूट में ही स्टोर करते हैं, और इनके मतलब रूट जो जिसमें स्टोर करते हैं उसी के द्वारा नया पौधा जो है जन्म भी लेता है। रूट्स ऑफ दिस प्लांट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, इसी रूट्स को अगर हम लगा देते हैं तो क्या होता है? नया पौधा भी निकल आता है। प्लेस ए स्वीट पोटैटो इन ए ग्लास फुल ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सम टूथपिक्स एंड कीप द ग्लास इन एन ओपन स्पेस, कह रहा है कि स्वीट पोटैटो को एक ग्लास फुल जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें स्वीट पोटैटो को डाल दीजिए, ठीक है ना, और उससे स्मूथ पिक्स माने छोटे छोटे जैसे खरोचे लगा दी जाती है ना, उस तरह से खरोच लगा दीजिए और एक ग्लास में रख दीजिए जिसमें पानी भरा हो और उसे ओपन प्लेस में
रख दीजिए। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ समय कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व ए न्यू प्लांट ग्रोन आउट ऑफ इट, इससे एक नया पौधा निकलना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड। ये देखिए लेट एक्सपेरिमेंट भी लिख रहा है। लेट एक्सपेरिमेंट में क्या है, एम क्या है, बता रहा है टू ग्रो ए प्लांट फ्रॉम कैरोट। कैसे हम लोग कैरोट से प्लांट निकालेंगे, कैसे कैरोट का प्लांट निकलेगा। थिंग्स नीडेड, क्या क्या आवश्यक है, ए कैरोट, ए बाउल, ए नाइफ एंड वाटर। एक कैरोट मतलब एक गाजर चाहिए, एक कटोरा चाहिए, एक नाइफ मतलब छुरी चाहिए और एक पानी चाहिए। मेथड क्या है, सबसे पहले कट अप द टॉप पोर्शन ऑफ कैरोट। कैरोट का ऊपरी हिस्सा काट ले, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। कीप द कट पार्ट इन द बाउल, कटे हुए पार्ट्स को कटोरे में जिसमें पानी भरा हुआ उसमें रख देना है। टॉप द पोर्शन अपवर्ड, पोर्शन क्या होना चाहिए उसका, अपवर्ड में होना चाहिए, जैसे कि ऐसे पिक्चर में दिखाया गया है। pour some water in बाउल, उस बाउल में थोड़ा पानी भी होना चाहिए। so that half the carrot is dipped in the water, जिसमें कि आधा कैरोट जो है डूब जाए, पूरी तरह से नहीं डुबाना है, आधा डुबाना है। keep the container in the sun, अब इस कंटेनर को, इस बाउल को सनलाइट में रख देना है। observe the carrot for a few days, कुछ दिनों में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कैरोट के विषय में, न्यू लीव्स स्प्राउट फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरोट। अब देखते हैं क्या कि कैरोट का जो ऊपरी पोर्शन था उसमें से स्प्राउट, पत्तियां जो है उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब नया पौधा आपका तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स, ऐसे जो है नए पौधे रूट्स के माध्यम से निकलते हैं। अब नंबर आ गया हम लोग तीसरे, और आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम लीव्स। अब लीव्स के माध्यम से भी प्लांट ग्रो करते हैं, कैसे, कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो कि लीव्स के माध्यम से ग्रो करते हैं। तो पहला दिया है इसमें लीफ ऑफ बोरोफेलियम। बोरोफेलियम जो है ऐसा प्लांट है जो कि लीफ के द्वारा न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो लीफ ऑफ बोरोफेलियम प्लांट है बर्ड्स इन द नॉच अलोंग द मार्जिन। कहता है कि बोरोफेलियम प्लांट जो है उसका लीफ का जो किनारा हिस्सा होता है उसी में उसके अंकुर मौजूद होते हैं। दिस बर्ड्स डेवलप, ये बर्ड्स जो है ये अंकुर जो है विकसित होते हैं इनटू ए न्यू प्लांटेड, और नए जगह पे होते हैं। व्हेन द लीफ फॉल ऑन द सॉइल, जब लीफ मिट्टी पे गिर जाता है तो क्या होता है, दिस प्लांट गेट सेपरेट एंड डेवलप इनटू ए इंडिपेंडेंट प्लांट। जब मिट्टी पे गिर जाता है मार्जिन से निकलकर, तो उसको क्या किया जाता है, उसको अलग लेकर अलग मिट्टी में हम लोग लगा देते हैं और नया पौधा इस प्रकार से बोरोफेलियम का तैयार हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्पोर। स्पोर के माध्यम से भी, स्पोर मतलब क्या है, प्लांट के अंदर ही एक जीवाणु मौजूद होता है, लीफ में हो, बीज में हो, किसी में हो, लेकिन होता है स्पोर, जिसके माध्यम से भी प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लांट्स लाइक फिन्स, यहाँ जो पत्ती बनी हुई फिन की बनी हुई है, आप देख रहे हैं बुक में। प्लांट्स लाइक फिन ग्रो फ्रॉम स्पोर। स्पोर्स आर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ ए फिन लीफ। फिन का जो लीफ होता है उसके अंदर स्पोर पाए जाते हैं, है ना, और उसी के माध्यम से जो है एक नया पौधा निकलता है। फंगी, फंगी मतलब फंगी क्या है, फंगी लाइक ए मशरूम एंड ब्रेड्स मल्स आल्सो ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। कह रहा है कि मशरूम का पौधा आपने, मशरूम के छोटे छोटे पौधे होते हैं जो आप लोग खाते भी है, मशरूम सब्जी के रूप में, वो मशरूम का जो पौधा होता है जैसे टहनियाँ लकड़ी के सड़े हुए पार्ट्स पे निकलता है, तो मतलब वो जीवाणु से ही पैदा होता है। स्पोर मतलब होता है जीवाणु, जिनके माध्यम से एक नया पौधा निकलता है, जैसे ये मल्स है या फिर मशरूम है। मल्स जो खमीर ब्रेड में उठ जाता है वो भी जीवाणुओं के माध्यम से ही उठता है। दैट इज कंप्लीट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है, वैसे तो हिंदी आपको पता ही होगा। एग्रीकल्चर क्या, व्हाट इज एग्रीकल्चर, क्वेश्चन होगा तो हम आंसर क्या देंगे, एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर पर्पस।
एक मतलब बहुत लंबे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में किसी एक चीज़ की खेती, मतलब किसी एक चीज़ की उपज करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। प्लांट ऑफ वन काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन और कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है? तो एक पर्टिकुलर एरिया और एक पार्टिकुलर सीजन में जिस पौधे को लगाया जाता है उसे ही क्रॉप्स कहते हैं। मतलब अनाज भी कहा जा सकता है, एक समय में लगता है। जैसे गेहूं की फसल जो है वो कब होती है, चावल की फसल कब होती है। समर में तो गेहूं की फसल कटाई हो जाती है तो उसको कब लगाया जाता है, चावल की फसल के मतलब कब लगाया जाता है, तो इसी को ही क्रॉप्स कहते हैं। फार्मर ग्रोन डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन। फार्मर जो है अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स की खेती करते हैं, मतलब अलग अलग अनाज उपजाते हैं। क्रॉप्स लाइक राइस एंड मैजा दैट आर ग्रोन इन समर सीजन एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। कहने का मतलब है चावल और मैजा मतलब मकई की खेती जो है वो समर सीजन में की जाती है, उसे समर सीजन में लगाया जाता है। और हार्वेस्ट कब होता है? वो मानसून सीजन में एंड होता है उसका, और उसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। टू टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं, खरीफ और रबी। तो खरीफ में कौन आ गया? राइस और मैजा। तो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन है? तो रबी क्रॉप्स है व्हीट और ग्राम। और ये कब लगाया जाता है? तो ये विंटर सीजन में लगाया जाता है और स्प्रिंग सीजन में इसका हार्वेस्टिंग होता है, मतलब कटाई हो जाती है। तो ये रबी क्रॉप्स है। तो अब इसमें जितने भी पौधे आपको याद हैं, क्रॉप्स याद हैं, वो आप एडिट कर सकते हैं कि कौन रबी क्रॉप्स है और कौन खरीफ क्रॉप्स है। वेजिटेबल लाइक cauliflower and peas are grown during the winter, whereas vegetable like a brinjal and gourd are grown during summer. वेजिटेबल cauliflower जो है, जिसे हम लोग फूल गोभी कहते हैं, और पी, इसको हम लोग विंटर में ही अधिकांश लगाया भी जाता है। और ब्रिंजल भी होता है, ब्रिंजल है, और गड मतलब लौकी और बैंगन, इसे समर सीजन में लगाया जाता है। तो और भी सब्जियां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कुछ सब्जियां जो है अधिकांश रूप में समर में होती हैं और कुछ विंटर में होती है। जैसे कैप्सिकम, ये भी अधिकांशतः किस सीजन में होता है? तो विंटर में होता है। टमाटो अधिकांश कब में होता है? तो विंटर सीजन में होता है। डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन ए डिफरेंट सीजन। डिफरेंट प्लांट केवल अलग अलग सीजन में ही नहीं लगाया जाता है, बट दे नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टू। इसके साथ उसे अलग प्रकार की मिट्टी भी चाहिए। जैसे कोई अभी आगे लिखेगा, राइस एंड जूट ग्रो वेल इन क्ले सॉइल विच कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर। राइस और जूट की खेती जो है क्ले सॉइल में की जाती है, चिकनी मिट्टी होती है जो कि अधिक मात्रा में पानी को सोखती है। और उसी मिट्टी में राइस जो है, कॉटन भी है, जूट भी है, ये सब जो है क्ले सॉइल में अच्छे होते हैं, या ब्लैक सॉइल में। इसके अलावा व्हीट, ज्वार एंड बाजरा ग्रोन इन सैंडी सॉइल। गेहूं की खेती है, ज्वार बाजरा की खेती है, ये सब की खेती जो है सैंडी सॉइल में की जाती है, क्योंकि इन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। कॉटन ग्रोन वेल इन ब्लैक सॉइल। कॉटन को ब्लैक सॉइल में ही ग्रो किया जाता है, अच्छा उगते भी हैं। टी प्लांट ग्रो इन सॉइल ऑफ हिली एरिया। टी प्लांट जो है, चाय का पौधा, वो जो है हिली एरिया में ही अच्छा उगता है। जैसे कि आसाम और दार्जिलिंग में चाय की खेती अधिक होती है। अब हम बताएंगे आप लोग को स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। लिख रहा है वेरियस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर आर गिवन बिलो। नीचे दिए गए बहुत सारे स्टेज है एग्रीकल्चर के। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट क्या होता है? द फील्ड इज प्लॉजेड। पहले खेत की जुताई होती है। प्लॉसेस मीन्स टू डिग एंड टर्न ओवर ए फील्ड विद द हेल्प ऑफ ए प्लॉस
सो दैट द सॉइल बिकम लूज। प्लॉचिंग होने से क्या होता है, मिट्टी जो है सॉफ्ट हो जाती है जिसमें कि अनाज को लगाया जा सकता है। मैन्यूअर्स, सेकेंड में क्या होता है, मैन्यूअर्स एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। अब मिट्टी में क्या किया जाता है, वो प्लॉचेस जो फील्ड है उसके अंदर क्या किया जाता है, मैन्यूअर मतलब खाद और केमिकल्स को मिलाया जाता है ताकि मिट्टी क्या हो, मिट्टी जो है न्यूट्रेंट युक्त हो जाए। दे इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रेंट। थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, सीड आर सोवन, अब बीज को लगा दिया जाता है। फोर्थ नंबर में क्या होता है, द क्रॉप्स इज एरिगेटेड। चौथे नंबर में बीज को जो खेती की गई है, जो क्रॉप्स लगाए गए हैं उनको पटाया जाता है, पानी दिया जाता है, एरिगेट किया जाता है। फिफ्थ नंबर में क्या होता है, द क्रॉप्स इज स्प्रेड विद द केमिकल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पेट्स। मतलब कीटाणुओं जीवाणुओं से बचाने के लिए खेतों में केमिकल्स स्प्रे का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद 6 नंबर में द क्रॉप्स इज हार्वेस्टेड। अब फसल की कटाई होती है। ये 6 स्टेज है फसल एग्रीकल्चर के। स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो प्रोसेस इज फील्ड, सेकेंड मैन्यूअर एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आर एडेड, थर्ड सीड आर सोवन, फोर्थ द क्रॉप्स इज एरिगेटेड, फिफ्थ the crops is sprayed with the chemicals to protect it from pests, and number 6 the crops is harvested। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन द क्रॉप्स। अब क्रॉप्स को कैसे बचाया जाए, जितने समय तक वो खेतों में रहते हैं उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए। क्रॉप्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट etc। क्रॉप्स को बचाना आवश्यक होता है, एनिमल से भी, बर्ड से भी और इंसेक्ट से भी। बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई से पहले और बाद में कैसे बचाएंगे हम अपने क्रॉप्स को। बिगर एनिमल लाइक काऊ एंड बफेलो कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग अराउंड द फील्ड। काऊ और बफेलो को से खेत को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर फेंसिंग कर देंगे, मतलब चारों तरफ से खेत को घेर देंगे, घेरा दे देंगे जाली लगा के कांटेदार पौधों से। इसके बाद स्क्रू क्रॉ जो होता है, स्क्रेव क्रॉ जो होता है, हेल्प टू कीप द बर्ड्स अवे। उससे क्या हो जाता है, बर्ड्स जो है स्क्रू क्रॉ के माध्यम से बर्ड्स जो है दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खेत में कोई व्यक्ति है। इसके बाद पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन ए क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट। पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दीजिए जिससे कि जो इंसेक्ट है उनसे हमारा क्रॉप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इसके बाद इज फ्रॉम इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल एंड मॉइस्चर। इन सबसे सॉरी इसके बाद वंस द क्रॉप्स इज हार्वेस्टेड, जब एक बार फसल की कटाई हो जाती है, it is stored properly to protect it from insect, a small animal and moisture। अब जब फसल की कटाई हो जाती है तो उसको कैसे बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, स्मॉल एनिमल से बचाना है और नमी से बचाना है। तभी तो हमारा फसल जो है, जो अनाज हमारे घर में आया है वो लंबे समय तक हम इसे यूज कर पाएंगे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोरेड इन द एयर टाइट कंटेनर। अब हम क्या करें, जो फसल घर में आ गई है उसको हम लोग ग्रेन्स हो या पल्सेस हो, मतलब दाल हो या फिर अनाज हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखते हैं, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि उसे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो दिस लेसन इज कम्प्लीटेड। लेस मेमोरीज में आपको जो मीनिंग दिया हुआ है, जर्मिनेशन है, सीड कोट है, कोटिलेडॉन्स है, डिस्पार्सल है, एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स है, मैन्यूअर्स है, फर्टिलाइजर्स है, खरीफ क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स है, प्लॉसिंग है और एरिगेशन है। इस वर्ड्स मीनिंग को भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। इसके बाद लेट्स रिव्यूज में जो है आपने जो भी पढ़ा उसको भी आप देख सकते हैं। पहला है वी कैन ग्रो प्लांट फ्रॉम सीड, स्टेम, रूट, लीव एंड स्पोर। ए सीड हैज ए सीड कोट। सीड के अंदर क्या क्या होता है, सीड कोट, सीड होल, कोटिलेडॉन एंड एम्ब्रॉय। तीसरा, सीड कोट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट एंड कोटिलेडॉन स्टोर फूड फॉर ए बेबी प्लांट। सीड कोट क्या करता है,
बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, और कोटिलेडोन क्या करता है, जिसमें भोजन स्टोर कर रहता है और वो भोजन ही प्लांट्स को मिलता है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रोन इन डिफरेंट सीजन एंड डिफरेंट सॉइल, अलग अलग सीजन में अलग अलग मिट्टी पर ही अलग पौधे लगाए जाते हैं। क्रॉप्स नीड टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल एंड इंसेक्ट, क्रॉप्स को बर्ड्स, एनिमल और इंसेक्ट से बचाव करना आवश्यक है। दिस चैप्टर इज फुली कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, और एक्सरसाइज आप लोग अपनी बुक्स में कर लीजिएगा, इसके बाद फिर कॉपी पे भी नोटबुक और बुक पर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो पहला लिख रहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट आंसर है, हम केवल आंसर लिखेंगे, आप अपनी कॉपी पे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट, सीड आर प्रेजेंट इनसाइड, तो क्या होगा, फ्रूट। आंसर क्या होगा, सॉरी, 1 का आंसर क्या होगा, तो फ्रूट, फ्रूट्स। नंबर 2, ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट्स फूड फ्रॉम, सीडलिंग को जब जर्मिनेशन होता है, अंकुरन के समय किससे भोजन प्राप्त होता है, तो कोटिलेडॉन से प्राप्त होता है ना, कोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन से। थर्ड, मैम्पल एंड कॉटन सीड आर डिस्पर्सेड बाय विंड, फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग सीड इज द डिस्पर्सेड बाय वाटर, इनमें से कौन सा सीड जो है पानी के द्वारा डिस्पर्सेड होता है, तो कोकोनट। नंबर 5, विच पार्ट ऑफ ब्रोफोलियम प्लांट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट, किस पार्ट से ब्रोफोलियम का न्यू प्लांट ग्रो करता है, तो लीफ। दिस इज 1 नंबर कंप्लीटेड। अब हम लोग नंबर 2 पर आ जाएंगे। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आप देख रहे हैं, प्लांट्स किस प्रकार के थिंग है, तो लिविंग थिंग्स है। इसमें क्या भरा जाएगा, फिलअप किया जाएगा, तो लिविंग। 1 का आंसर क्या होगा, तो लिविंग। सेकेंड लिख रहा है, सीड्स गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द, सीड को वाटर और मिनरल किससे मिलता है, सॉइल से, है ना, थ्रू द रूट। इसमें 2 चीज है। थर्ड नंबर, मैपल सीड है विंग हेयर स्ट्रक्चर, मैपल सीड के पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो विंग हेयर होते हैं, विंग लाइक हेयर। नंबर 4, लोटस प्लांट्स हैज ए स्पंजी, तो लाइट होगा फ्रूट्स, क्योंकि हैवी नहीं होता है। फ्रूट्स कैन बी फ्लॉट, लाइट, और क्या होगा इसमें, LIGHT, लाइट मतलब हल्का होता है, लाइट मतलब केवल प्रकाश ही नहीं होता है, लाइट मतलब हल्का भी होता है। फ्लॉट मतलब तैरना होता है, और सिंक मतलब डूबना होता है। नंबर 5, कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, कॉटन किस में ज्यादा अच्छा से उगता है, तो ब्लैक सॉइल में। सेकेंड नंबर भी कंप्लीटेड हो गया। अब हम लोग आएंगे थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पे हमें क्या करना है, नेम द फ्लोइंग है। क्वेश्चन क्या है, सी नंबर, नेम द फ्लोइंग। सी नंबर, नेम द फ्लोइंग। 1 नंबर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 प्लांट्स
दैट आर ग्रोन फ्रॉम रूट्स, दो पौधे जो कि रूट से निकलते हैं। तो पहला क्या है, स्वीट पोटैटो, स्वीट, एक नंबर कर देंगे इसको, स्वीट पोटैटो। और दूसरा क्या होगा, कैरोट, 2 नंबर आंसर। 2 plants that are grown from stem, दो पौधे जो कि स्टीम के माध्यम से लगाए जाते हैं। तो क्या है, एक रोज, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, मनी प्लांट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मनी प्लांट। ओनियन भी है, बहुत कुछ है, आप उसे लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं कहा जाएगा। नंबर 3, 2 seeds that are dispersed by explosion, दो सीड्स जो कि सीड्स अपने आप फट जाता है, उससे एक्सप्लोड हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है पी मतलब मटर, और दूसरा है बीन, बीन सीड भी फट के बिखर जाता है। 4 नंबर आंसर 4 का। नेम द फ्लोइंग में 2 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, 2 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो क्या पहला क्या होगा, राइस, एंड सेकेंड मैजा। नंबर 5 में क्वेश्चन है आपका कि द पार्ट्स ऑफ सीड दैट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड ए सीड, बेबी प्लांट को सीड के अंदर कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन बचाव करता है। तो आंसर क्या होगा आपका, सीड कोट, सीड कोट। सी नंबर भी कंप्लीटेड हो गया। अब हम लोग आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। हम केवल आंसर नोट करेंगे, आप अपनी बुक से अपनी नोट, अपने एक्सरसाइज बुक से आप देखेंगे क्वेश्चन, और हम आप केवल यहाँ पर आंसर नोट डाउन करेंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, डी नंबर। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। वन नंबर आंसर, व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जर्मिनेशन, मतलब अंकुरन क्या है। तो अंकुरन क्या है, द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, वो प्रक्रिया जिसमें सीड ग्रो करके एक नया पौधा बन जाता है, उसे ही जर्मिनेशन कहते हैं। इट इज कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज सीड डिस्पर्सल, मतलब सीड का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, कहने का मतलब वो प्रक्रिया जिसमें सीड्स को मदर प्लांट से अलग कर दिया जाता है, अलग जगह पे लगा दिया जाता है, उसे ही सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। सीड डिस्पर्सल के एजेंट्स भी हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही हम जवाब देंगे। नंबर थर्ड नंबर है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में क्या डिफरेंसेस है। तो खरीफ क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, ये क्रॉप जो है जून से लेकर अक्टूबर में, मतलब जून में लगाया जाता है और अक्टूबर के एंड तक ये तैयार हो जाता है। सेकेंड ग्रोन इन समर सीजन, इसे समर सीजन में ही लगाया जाता है, और हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन, जब मानसून सीजन का एंडिंग हो जाता है तो इसको कटाई हो जाती है। अब देखिए सेकंड डिफरेंस क्या है, रबी क्रॉप्स कब लगाया जाता है। तो रबी क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर, रबी को नवंबर में लगाया जाता है और अप्रैल आते आते इसकी कटाई भी हो जाती है। और इसको यहाँ पे लिखा गया है ग्रोन इन विंटर सीजन, रबी क्रॉप्स कब लगाया जाता है, विंटर सीजन में, और हार्वेस्ट मतलब कटाई कब हो जाती है, तो स्प्रिंग सीजन में। यही डिफरेंसेस है, ये समर सीजन में और ये विंटर सीजन में। अब हम लोग आ जाएंगे नंबर 4 क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, एनिमल किस प्रकार से सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो, जामुन, चेरीज,
ये सब कुछ खाते हैं, लेकिन थ्रो अवे देयर सीड, इनके सीड्स को वो इधर उधर फेंक देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? देयर सीड डिस्पर्सल, इस प्रकार से सीड डिस्पर्सल हो जाता है। नंबर 5, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ लेवलेट डायग्राम। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग बुक से करेंगे, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स भी दिया हुआ है और उसे एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, नंबर 7 हमने लिखा है, सॉरी 5 नंबर तो हमने आपको समझाया ही नहीं। 5 नंबर, हाउ आर कॉटन एंड मैपल सीड्स डिस्पर्सल, किस प्रकार से कॉटन और मैपल सीड्स जो है डिस्पर्सल होते हैं। तो अब जानिए कि कॉटन और मैपल सीड्स जो है उनके विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, और दे आर, इसी वजह से वो आसानी से चलती हुई हवा के साथ कैरी मतलब उड़ जाते हैं, इस प्रकार से डिस्पर्सल हो जाते हैं। इसीलिए लिख दिया है कॉटन एंड मैपल सीड है विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, और इसके बाद दे आर इजली कैरीड अवे बाय विंड, इसीलिए आसानी से डिस्पर्सल हो जाते हैं हवा के माध्यम से। नंबर 6 तो हमने बता ही दिया कि आपको बुक से करना है, क्योंकि डायग्राम है। और नंबर 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों इसका महत्वपूर्ण है कि सीड डिस्पर्सल किया जाए। सीड डिस्पर्सल की जगह इट मैंने लिख दिया इट, तो इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है क्योंकि दैट सीड्स आर स्कैटर्ड ओवर ए वाइड एरिया सो दैट इस सीडलिंग गेट एनफ, अगर उसे वाइड एरिया में सीड को छिड़काव कर दिया जाए तो वाइड एरिया में क्या होगा, उस सभी सीड को, सीडलिंग जो है अंकुरन, उसको क्या मिलेगा? एनफ सनलाइट, जितनी उसे आवश्यकता है, हवा मिलेगा, पानी मिलेगा और स्पेस मिलेगा जिससे वो ग्रो कर सकेगा। इसीलिए सीड डिस्पर्सल जो है आवश्यक है। नंबर 8, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एक क्वेश्चन है व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल। एग्रीकल्चर कृषि वो है जिसमें ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जो अनाज उपजाए जाते हैं उसको एक लंबे स्केल में उपजाया जाता है, चाहे वो खाद्य पदार्थ के लिए हो या फिर अदर पर्पस के लिए हो। 8 क्वेश्चन में व्हाट इज एग्रीकल्चर हो गया, नीचे मैंने लिखा है। सेकंड क्वेश्चन उसमें है राइट द डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो द डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर आर, फर्स्ट द फील्ड इज प्लॉजेड, मतलब खेत की कुड़ाई जुताई। नंबर 2 मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड, मतलब मैन्योर्स मतलब खाद उर्वरा उसको मिट्टी में मिलाना। 3 सीड्स आर सोएन, अब बीज को लगा देना 3 नंबर में। 4 द क्रॉप्स इज एरिगेटेड, सिंचाई करना, खेतों की सिंचाई करना। नंबर 5 द क्रॉप्स इज द स्प्रेड विद द केमिकल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पेट्स। नंबर 5 में केमिकल्स का छिड़काव करना जिससे कि जो पेट्स हैं वो समाप्त हो जाए। नंबर 6 द क्रॉप्स इज हार्वेस्टेड, अब नंबर 6 में क्रॉप्स को कटाई कर लेना। और दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आप लोग इसे पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।